कल जो हमने टेस्ट लिया था उस टेस्ट की व्याख्या करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, कीप साइलेंट प्लीज। और आप हिंदुस्तानी मानस पॉइंट चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न फिर से करते हैं। हिंदी का ये जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे लेवल को लेकर के ये पेपर हिंदी का बनाया गया है। हर टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा। संयुक्त व्यंजन छा की रचना हुई है। पहला विकल्प है का नीचे हलन धन सा, दूसरा विकल्प है का और धन सा नीचे हलन, ता नीचे हलन रा, का धन सा। तो इसमें जो पहला इसका उत्तर जो होगा वो होगा पहला वाला, का के नीचे हलन धन सा। दूसरा है ध्वनि के सार्थक समूह को कहते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ध्वनि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, तो दोनों वाक्य जो है एक जो है समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। गंगा शब्द है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि नदियों का नाम जो होता है वो होता है जो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर पर्सनल किसी नदी का नाम दे दिया तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अच्छा, इसमें दिया है वह घोड़ा, तो वह पे जोड़ दिया गया है। तो वह शब्द जो है एक सर्वनाम है, अतः इस प्रश्न का उत्तर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है राधिका अपने मित्र के लिए पुस्तक लाई, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता है कि किसी को जब कोई चीज़ दिया जाता है या किसी के लिए कोई चीज़ लाया जाता है तो वहाँ पर जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह होता है संप्रदान कारक, जैसा कि एक सूत्र भी है संप्रदाने चतुर्थी। ठीक है, तो संप्रदान कारक हो गया। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी। तो आपको पता है कि विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, पिछले 10 जनवरी को। ठीक है। वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात। ठीक है, इसमें पंक्ति में कौन सा दोष है? अकर्मत्व दोष, श्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। अब इसमें आप देखेंगे, इसकी व्याख्या अगर करेंगे कि वेद कितने होते हैं? ये सूरदास की पंक्ति है, सूर सागर से है, और उद्धव जी जब समझा रहे हैं गोपियों को, उस समय गोपियाँ उनको जवाब दे रही हैं। ठीक है, और कह रही हैं कि वेद नखत, यानी वेद कितने? 4 वेद, नखत कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र। ठीक है, तो 27 4 31, ग्रह यानी 9 ग्रह को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। अब जब ये 40 हो गया, जोड़ने के बाद अर्ध कर यानी आधा कर दीजिए, और फिर आधा करने पर जो बच रहा है, जो बन रहा है, वही हमको दे दीजिए, हम खा लें। तो 40 का आधा होगा 20। 20 का तात्पर्य यहाँ 20 से हो गया, तो 20 मांग रही है। तो कहीं ना कहीं इस पद में कठिनता है, क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। जहाँ पर कोई क्लिष्ट पद होता है वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। ठीक है, समझते चलिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी, वो लोग, उनके लिए भी सरल तरीके से हम बता रहे हैं ताकि समझ जाए। मृगनयनी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है राम कुमार वर्मा, और तीसरा है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मृगनयनी नाटक जो है ये 1950 ईस्वी में लिखा गया, और वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़कुठार भी लिखा है, विराटा की पद्मिनी भी लिखा है, झांसी की रानी भी लिखा है। इस तरह के तमाम नाटक लिखे हैं। अच्छा, इस पे और जो प्रश्न बनेगा, जो व्याख्या से भी प्रश्न बनते हैं,
तो देख लीजिएगा, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको पता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। वो उपन्यासकार इसके बाणभट्ट की आत्मकथा जो है, पुनर्नवा जो है, ठीक है, ये सब चारुचंद्र लेख है। तो ये इनकी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। राम कुमार वर्मा का नाम दिया है। तो राम कुमार वर्मा जी ने जो है वो एकांकीकार है, ठीक है। एकांकीकार, आधुनिक एकांकी के जनक कहे जाते हैं। और आपको पता भी है कि रेशमी टाई वगैरह जो है, तमाम कौमुदी महोत्सव वगैरह तमाम एकांकियाँ लिखी। भगवती चरण वर्मा का एक बहुत ही चर्चित जो है वो उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा, जिसमें काम और अध्यात्म की बात की गई है और उसके द्वंद्व को दिखाया गया है, ठीक है। तो आपने चारों विकल्पों में विचार भी कर लिया। अब अगला है मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो मैला आंचल उपन्यास, जैसा कि आपको पता है कि 1954 ईस्वी में लिखा गया। ये जो है ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है वो आंचलिक उपन्यासों के जनक भी माने जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ये जो उपन्यास मैला आंचल है, इसकी कथा वस्तु जो है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज कस्बे पर, मेरीगंज गांव पर आधारित है। बाकी कहानी के पात्र वगैरह और सारी चीज़ें जब मैं डिटेल में उपन्यास को पढ़ाऊंगा तो वहाँ जिक्र कर दूंगा, ठीक है। कमला है इसकी नायिका और प्रशांत जो है, डॉक्टर प्रशांत इसका नायक है। अब इसमें और जो विकल्प दिया गया निराला, तो निराला जी जो है इन्होंने भी उपन्यास लिखा है। कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? अलका है, अप्सरा है, ठीक है, निरुपमा है, तमाम है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की तो फिर झड़ी लग गई है। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन ना तमाम है, आप सबको जानते हैं। प्रसाद जी, ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है, ये इनके हैं। रेणु जी विकल्प के हिसाब से आपके आंचलिक है, ये हैं मैला आंचल के। अगला उपन्यास है राग दरबारी के उपन्यासकार कौन है। तो श्रीकांत वर्मा दिया है, श्रीलाल शुक्ल दिया है, प्रेमचंद दिया है। तो आप सबको पता है कि जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं। और श्रीलाल शुक्ल जी एक आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे। और इन्होंने कहीं न कहीं जो राग दरबारी लिखा है वो लिखा है किस तरीके से नेताओं और अफसरशाही में जो है किस तरीके से वहाँ राजनीति होती है, ठीक है, उस सिस्टम को एक व्यक्त करने का, चित्रित करने का प्रयास किया। और ये एक राजनीतिक उपन्यास है। पूछा भी जा सकता है कि राग दरबारी कैसा उपन्यास है, ठीक है। तो ये कैसा है? राजनीतिक उपन्यास है। बाकी प्रेमचंद वगैरह को जान ही रहे हैं, ठीक है। पताका और प्रकृति किसके अंग हैं? इसमें दिया कहानी, उपन्यास, नाटक। तो जैसा कि आपको पता है पताका और प्रकृति नाटक के अंग हैं, ठीक है। पताका और प्रकृति नाटक के अंग हैं। नाटक में जो प्रासंगिक कथा होती है, ठीक है, उसमें जो है पताका आता है, ठीक है। जो आधिकारिक कथा होती है उस कथा के साथ साथ पताका चलता है, ठीक है, और वो अंत तक चलता है। जबकि परकरी जो होती है वो बीच में ही समाप्त हो जाती है। परकरी नाटक के आखिरी तक नहीं चलती, वो बीच में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो पताका होता है ये कथा के अंत तक, यानी नाटक की जो मुख्य कथा होती है, क्योंकि नाटक में एक ही कथा तो होती नहीं, कि नाटक में 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक जो नाटक में जो कथा वस्तु होता है 3 प्रकार का होता है। एक उत्पाद होता है, एक कल्पित होता है और एक मिश्रित होता है, ठीक है। और कहीं न कहीं नाटक में जो एक मुख्य कथा वस्तु होती है उस कथा वस्तु के साथ साथ और भी कहानियाँ कई चलती हैं। तो जो मुख्य कहानी के साथ और नाटक के अंत तक चलती है वो पताका कहलाती है। और जो बीच में ही समाप्त हो जाती है वो परकरी कहलाती है। फिलहाल वो चीज़ हम बताएंगे आपको। और नाटक की अर्थ प्रकृतियाँ भी होती हैं, ठीक है। 5 प्रकार की अर्थ जो है प्रकृतियाँ भी होती है। बीज, बिंदु, ठीक है, पताका, प्रकृति, ठीक है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, उसी में से पताका और प्रकृति आपके प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा 5 जो है कार्य अवस्थाएं भी होती है नाटक की, ठीक है। कितनी कार्य अवस्थाएं होती हैं? नाटक की 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ होता है,
प्रारंभ जो नाटक का शुरुआत होता है, फिर उसके बाद प्रयत्न होता है, ठीक है, नाटक को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की जाती है प्रयत्न होता है, प्राप्त्याशा होती है, यानी जो कहानी किस चीज़ को प्राप्त कर रही है उसकी आशा की जाती है तो वो प्राप्त्याशा कहलाती है। और नियताप्ति यानी नियत के निकट जब पहुंचने लगते हैं, यानी फलागम के आसपास की स्थिति वो नियताप्त होती है। और जब नाटक में आखिरी में जो है उसका वो निकल जाता है, निष्कर्ष निकल जाता है, तो वही फलागम कहलाता है। ठीक है, तो 5 अर्थ प्रकृतियाँ भी होती है और 5 कार्य अवस्थाएँ होती है। ठीक है, तो 5 अर्थ प्रकृतियाँ जो है, जैसा कि हमने बताया कि बीज बिंदु पताका प्रकृति, और 5 कार्य अवस्थाएँ जाने रहिएगा। ठीक है, 5 कार्य अवस्थाएँ कभी कभी पूछा जाता है। तो नाटक की जो 5 कार्य अवस्थाएँ हैं वो एक प्रारंभ है, ठीक है, दूसरा प्रयत्न है, तीसरी नियताप्ति है, ठीक है, वो प्राप्त्याशा है, चौथी नियताप्ति और 5वीं फलागम। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं। तो प्रिया इसमें दिया है कुबेरनाथ जी, शुक्ल और हजारी प्रसाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिया नीलकंठी के जो है कुबेरनाथ राय जी हैं। प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कुबेरनाथ राय जी हैं, जबकि विद्यानिवास मिश्र का देखेंगे तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, इस तरह के तमाम आप देखेंगे उनका निबंध है। तो मैं चितवन की छाँव वगैरह, ठीक है, क्योंकि ललित निबंधकार है इसमें। अच्छा, शुक्ल, ठीक, कोई बात नहीं, मैं दूसरे प्रश्न में व्याख्या करने लगा, तो कोई बात नहीं, शुक्ल को देख लेते हैं। तो शुक्ल ने जो है काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध लिखा। ठीक है, शुक्ल ने जो है एक आलोचना लिखा है, रस मीमांसा लिखा है। इसके अलावा शुक्ल ने जो मनोविकार संबंधी तमाम लोग निबंध लिखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मित्रता, तमाम निबंध लिखे हैं। और अब चर्चा वहाँ करेंगे, तो यहाँ अगर करने लगे तो पेपर का पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, शुक्ल जी तो मतलब कई दिन पढ़ाने वाले हैं, तो हल्का सा मैंने दे दिया। उत्साह निबंध है, कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद निबंध है, और आपका जो है मित्रता निबंध है, लोभ है, मोह है, न क्रोध है, श्रद्धा और प्रीति है। तो इस तरीके से तमाम जो है चीज़ें हैं, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ना ये बैर को उन्होंने अचार या मुरब्बा कहा, तमाम इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। तो फिलहाल कुटज निबंध के लेखक, अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं, कुटज विचार वितर्क वगैरह, आलोक पर वगैरह तमाम निबंध लिखे हैं। अगले जो निबंधकार हैं कुटज निबंध के निबंधकार, देखिए कुटज का बात हमने किया तो कुटज आ भी गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी विद्यानिवास मिश्र मैंने बताया ही, अभी चर्चा कर ही दिया, शुक्ल का भी मैंने चर्चा कर ही दिया। अब 16वां है प्रश्न, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की आलोचनात्मक पुस्तक निम्नलिखित कौन सी है? ठीक है, तो काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण मिश्र सुधांशु जी की पुस्तक है, जबकि काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, और एक पुस्तक रस मीमांसा है। ठीक है, तो रस मीमांसा जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। बहुचर्चित रचनाएं हैं, इनमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है 17वां, ऑटोबायोग्राफी की हिंदी है। तो ऑटोबायोग्राफी की हिंदी होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का क्या होता है? आत्मकथा। ठीक है, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, नाटक। तो अब इनका जिक्र भी करते हैं। निबंध क्या होता है? निबंध बिना किसी बंधन के मन के विचारों को जब व्यक्त किया जाता है तो वो विधा निबंध कहलाती है ना। पूरा ना हो स्वच्छंद तो उसे प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, पूरा ना हो स्वच्छंद तो उसे प्रतिबंध कहते हैं। और इसी काव्य में क्रमबद्ध विवरण यदि हो तो साहित्य की उस विधा को निबंध कहते हैं। आलोचना क्या है? क्रिटिसिज्म, यानी किसी चीज में कमी और अच्छाई
यानी गुण और दोषों को जो व्यक्त किया जाता है वो आलोचना होता है। ठीक है, उसी को एक नाम और समालोचना है। गुण और दोष बराबर रूप से व्यक्त किए जाते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो वो समालोचना कहलाता है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ की, जब कोई राइटर या जब कोई महान व्यक्ति, ठीक है, जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो वो क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जैसे तमाम लोगों की बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, आपने देखा होगा अग्नि की उड़ान जो है एक लिखा किसने? कलाम साहब ने लिखा। तमाम आत्मकथाएं हैं। फिलहाल मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूँगा, मैं एक हल्का सा वो दे रहा था। नाटक क्या होता है? तो नाटक नट धाप से बना है। नाटक जब कुछ पात्र का कुछ अभिनय करता है वो क्रिया नाटक कहलाती है। ठीक है, तो अभिनय के द्वारा जिसमें जो है साहित्य को निरूपित किया जाता है वो नाटक होता है। और कल अगला प्रश्न है 18वां, कलम का मजदूर के जीवनीकार कौन है? तो कलम का मजदूर ये जीवनी आधारित है मुंशी प्रेमचंद जी पे। ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का मजदूर कहते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, ध्यान नहीं दिए होंगे, गलत कर दिए होंगे। कलम का मजदूर के जीवनीकार है, यानी कलम का मजदूर जीवनी लिखा किसने है? क्योंकि जीवनी जो होती है वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होती, खुद नहीं लिखी जाती। जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। जीवनी किसे कहते हैं? यानी कोई भी किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है उसके जीवन के बारे में, तो वो क्या कहलाती है? जीवनी या जीवन चरित्र कहलाती है। ठीक है, तो मदन गोपाल जी ने जो है कलम के मजदूर नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद की अन्य जीवनियाँ भी लिखी गई है। लग रहा आदित्य ने गलत कर दिया था। प्रेमचंद की अन्य जीवनियाँ भी लिखी गई है। कलम का सिपाही, उनके स्वयं के पुत्र अमृत राय जी ने कलम का सिपाही जीवनी लिखा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हम हसमत की लेखिका है। तो हम हसमत की लेखिका जो है वो कौन है? कृष्णा सोबती ना, मित्रों मरजानी भी इन्हीं का एक उपन्यास है। ठीक है, तो हम हसमत जो है ये 2 भागों में है। ठीक है, हम हसमत पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, संस्मरण है और पार्ट 2 रेखाचित्र। हाँ, पार्ट 1 जो है संस्मरण है और पार्ट 2 रेखाचित्र। लेकिन इसमें ये नहीं जिक्र किया है किस पार्ट को, बस केवल हम हसमत नॉर्मल तरीके से पूछा है। तो कृष्णा सोबती की ये क्या है? रचना है हम हसमत। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है फिर बाकी मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा ने भी जो है लिखा है। ठीक है, मन्नू भंडारी की रचना आप देखेंगे, आपका बंटी वगैरह है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी तमाम रचनाएं की हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि इनकी स्त्री विमर्श की पहली रचना भी मानी जाती। मैंने प्रश्न भी डाला इसमें, आगे आएगा। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य तो तरंगिणी दिया है, साधना दिया, हिमहास दिया, छायापथ। जैसा कि आपको पता है कि साधना जो है ये हिंदी का पहला क्या है? गद्य काव्य है। और साधना जो गद्य काव्य के काव्यकार राय कृष्ण दास जी हैं और ये 1916 ईस्वी में लिखा गया। आगे चलते, काल चिंतन किसका गद्य गीत है? तो दिनकर दिया है, बच्चन दिया है, शुक्ल दिया है, राजेंद्र अवस्थी दिया है। तो काल चिंतन राजेंद्र अवस्थी का है। ठीक है, अगला है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सार्क जो है कीरकेगार्ड जी माने जाते हैं। ठीक है, देरिदा जो है वो विखंडनवाद का है। फ्रायड जो है वो आपके मनोविश्लेषणवाद का है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्सवाद के हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत मार्क्स ने दिया। तो इन सब सिद्धांतों के जनक हैं। तो हम आप अगला नेक्स्ट चलते हैं, राजा निर्वंशिया की कहानीकार कौन है? तो आप सबको पता है कि राजा निर्वंशिया के कहानीकार कमलेश्वर जी हैं। बहुत बड़े कथाकार हैं। कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कोई बात नहीं, किसी ने जांचने वाले ने गलत कर दिया या तो ऑप्शन गलत बोल दिया गया। तो राजा निर्वंशीय, चलिए सुधार के लिए 1 नंबर सबका बढ़ गया। 1 नंबर सबका बढ़ गया। जितना जितना रहा होगा चलिए सबको हम कॉमन कर देते हैं।
ठीक है। तो कमलेश्वर जी है, उसमें मिथिलेश्वर बोल दिया गया था क्या? ऑप्शन में विकल्प में गलती हुई हो, ठीक है। ये कौन सा नंबर है? प्रश्न नंबर कितना है? 23 नंबर है ना। तो प्रश्न नंबर 23 में जो है ये आपके ए हो जाएगा, कमलेश्वर जी है। आगे चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर गारसा दत्तासी की पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो आपको पता है कि गारसा दत्तासी ने लिखा है इस्तवार दलाल एतुर एंडुए हिंदुस्तानी। क्लियर। अगला है सुकवि सरोज के रचनाकार कौन है? तो गौरी शंकर द्विवेदी दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है और मिश्र बंधु। तो इसके गौरी शंकर द्विवेदी जी हैं सुकवि सरोज के, ठीक है। 25 नंबर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। महेंद्र शर्मा जी नहीं आए क्या आज? अच्छा आए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, व्याख्या की और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल ना। मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद है, आप जान ही रहे हैं। बाकी इसके पहले वाले प्रश्न में आते हैं, विकल्पों पर विचार कर लेते। 24वां क्वेश्चन, गारसा दत्तासी पुस्तक निम्न में कौन सी है? तो जैसा कि आप जानते हैं इस्तवार दलाल एतुर हिंदुस्तानी, ठीक है। इसके अलावा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक जो है ये ग्रियर्सन साहब की है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह की है। और कविता कौमुदी कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है। आगे चलते हैं। तो इसमें विचार हो ही गया। 25वां सुकवि सरोज ये हो ही गया। गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका दिया है, उद्भव विकास दिया है और हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है, जो हिंदी साहित्य इतिहास नाम से कई पुस्तक लिखी गई। रसाल ने भी लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, अन्य लोगों ने भी लिखा है। लेकिन जो सबसे चर्चित पुस्तक जो है, सबसे जो माइलस्टोन साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। और 1929 ईस्वी में शुक्ल ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा जो है वो की गई थी। तो बिहारी लाल जो है वो कैसे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं बिहारी लाल कैसे हैं? रीति सिद्ध हैं। आदिकाल की समय सीमा के लिए तो कुछ किसी गलत नहीं होना चाहिए था। अगर किसी का हुआ हो तो फिर अक्षम्य अपराध है। आदिकाल की समय सीमा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए मतलब हर स्तर के क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। ये निशान टीजीटी वाला है। जो टीजीटी का पेपर जब हलवा वाला बनाता है तब ऐसे प्रश्न देता है, ठीक है। तब उसमें पढ़ने ना पढ़ने वाले सब बराबर, ठीक है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था। आदिकाल का समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी है। क्लियर? बाकी सब जान ही रहे हैं। हिंदी का प्रथम रचना, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का प्रथम रचना श्रावकाचार है और श्रावकाचार की राइटर देवसेन जी हैं, जबकि हिंदी के पहले कवि सरापा है। इसमें जो रचना दोहा कोश दिया है वो सरापा का है। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी जी का है, 1184 ईस्वी। बाकी जो है श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना। इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि इस्लाम ना भी आया होता ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, तो मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य 12 का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है, ठीक है। इसको मैंने जोर दे के भी पढ़ाया भी था ना, जोर दे के पढ़ाया भी था। तो इसको तो गलत नहीं करना चाहिए। तो इसके द्विवेदी जी हैं और द्विवेदी लिखा है, तो फिर अगर द्विवेदी की बात आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करिएगा। जैसे तेंदुलकर की बात आती है, इसकी कौन से तेंदुलकर की बात करते हैं? मोदी की बात आती है, कौन सी मोदी की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी, जो सबसे प्रसिद्ध है उस टाइटल वाला, उसी का बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भी है, ललित मोदी भी है, नीरव मोदी भी है, लेकिन किसको लिया जाएगा? तेंदुलकर में कई तेंदुलकर है, ठीक है। लेकिन कवियों में तेंदुलकर की बात कही के विजय तेंदुलकर का नाम आएगा, खिलाड़ियों में तेंदुलकर, ठीक है। और राइटरों में अगर वर्मा का बात आएगा तो राम कुमार वर्मा को और महादेवी वर्मा को ज़्यादा, हालांकि कई लोग हैं, भगवती चरण और भी है, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, उसमें क्लियर कर दिया जाए किस काल वाले। आगे चलिए। पुष्टिमार्ग के संस्थापक कौन है? अरे एक मिनट, द्विवेदी हो गए ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
कुछ लोग इसमें महावीर और हजारी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होते हैं ना। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो है द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा, तो पता लगा हजारी कर दिए तो मामला गलत हो जाएगा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा, ठीक है। क्योंकि भाषा का परिमार्जन और परिष्करण करने का काम उन्होंने किया है, ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एज ए आलोचक रहे हैं और एज एक निबंधकार रहे हैं, बहुत अच्छे निबंधकार, बहुत अच्छे आलोचक, ठीक है। वहाँ जो कहते हैं पंत जी, वो कहते हैं मैत्री शरण गुप्त जी कि कर्ता मानस नाद कैसे तुलसीदास महावीर का ये उसे मिलता नहीं प्रसाद, तो वहाँ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को इंगित कर रहे हैं। तो महावीर और हजारी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन लोग गलत कर देते। पूछ लेता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और एक दूठो द्विवेदी दे दिया, तो कहानी महावीर हजारी में ऐसा गन चक्कर में पड़ते हैं कि क्या होता है, गलत कर जाते हैं। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रासो ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में बताया? आपको पता है पृथ्वीराज रासो को कितने सर्ग हैं, कितने समय है, 69 समय है, ठीक है। तो छप्पयों का राजा किसने पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई को कहा? सिंह सेंगर ने, सब आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है, रचनाकार चंद्रवरदाई जी है, और चंद्रवरदाई जी किसके समकक्षी थे? अकबर के कि बीरबल के? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। आल्हा रुदल से लड़ाई किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तो हुई थी, चलो कोई बात नहीं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग बताइए, द्रोणाचार्य थे, विठल नाथ थे, वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, ठीक है। विठल और वल्लभा में कंफ्यूज हो गए, बाकी द्रोणाचार्य पाठ वो तो महाभारत के पात्र हैं। किस भाषा का मूल उद्देश्य राम के जीवन से सामाजिक आदर्श ग्रहण कर समाज में उनका प्रचार प्रसार करना था? देखिए बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्टुअल है। किस शाखा का मूल उद्देश्य राम के जीवन से सामाजिक आदर्श ग्रहण कर समाज में उसका प्रचार प्रसार करना था? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शाखा, संत काव्य, सूफी काव्य। तो राम भक्ति सीधी सी बात है। निर्गुण भक्ति साहित्य को संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने और कबीर दास ने। तो आप सबको पता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है दिया है, ठीक है। और अगला है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को ना मानकर किसे माना है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। लेकिन सार्वजनिक रूप से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना जाता है? केशवदास। अच्छा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कुछ बात कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अविरल अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि त्रिपाठी न, और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, और व्यक्तित्व की के प्रधानता की दृष्टि से केशवदास। क्लियर? तो हालांकि शुक्ल की मान्यता यहाँ पूछा तो चिंतामणि त्रिपाठी जी हो जाएंगे। आगे के कवि हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हाई के सुमिरन को महान हुए, चर्चा किया गया था क्लास में, ठीक है। तो विद्यापति दिया है, केशव दिया, बिहारी दिया, भिखारी दास, दासों के दास भिखारी दास, दासों के दास भिखारी दास, ठीक है। उससे बड़ा दास कौन हो सकता है? भिखारी बड़ा कोई दास होता है क्या? चलिए, राजाओं के राजा राजा भोज। चलिए आगे के कवि जी हो ही गया। छल को चैतिस्वा संचारी भाव किसने माना? देव ने कहा है ना, देव ने, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इश्क लता के रचयिता, हमने बताया था इश्क में लतियाए गए थे, कौन लतियाया गया था इश्क? घनानंद जी। अभी हो जी के गलत हुई है तो फिर ठीक है, क्या होता है, मेरे लिए कोनो शब्द नहीं है, ये भी जिसका गलत हो जाए, ठीक है।
घनानंद, चलिए कोई बात नहीं। रीतकाल की विशेषता कौन सी नहीं है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ने दीजिए विकल्प। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा धैर्य रखिए, जो लोग थोड़ा सा थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी ना इसमें। जानते हैं आप लोग, जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। श्रृंगारिकता, नायिका भेद, देशभक्ति, इसमें देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति की शुरुआत कब से होती है? आधुनिक काल से होती है। उसके पहले देशभक्ति नाम की कोई चीज थी ही नहीं, ईश्वर भक्ति थी, ठीक है, नायिका प्रेम व्रेम था, लेकिन देशभक्ति जो है शुरुआत हुई कब? पुनर्जागरण आने के बाद। ठीक है, तो आजकल तो देशभक्ति बड़ा मुद्दा बन गया है, जान ही गए हैं ना। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण लाने का श्रेय है किसको? भारतेंदु जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ठीक है, आप जानते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? आपको पता ही है, मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है, मेघदूत है क्या? सर ये कालिदास का सर खंड काव्य है, महाकाव्य है कि नाटक है? खंड काव्य है। खंड काव्य है। मेघदूत में जो है, जो यक्ष और यक्षिणी का संवाद है, क्योंकि यक्ष को श्राप मिल जाता है कि वो कहाँ रहेगा? मर्त्य लोक में रहेगा, और यक्षिणी जो है वो कहाँ रहती है? स्वर्ग लोक में या इंद्र लोक में। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के विरह में इतना उत्तप्त है कि वो जो है बादल को संदेश वाहक बना के अपना संदेश भेजता है, और बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। यक्ष बादलों से कहता है कि हे बादल भाई, जाना मेरी यक्षिणी से कहना कि तुम्हारा जो है यक्ष बड़ा बेचैन है। ठीक है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करते, फेसबुक कर दिया करते हैं, तो उसके पास तो ज़माना नहीं था, तो बादल से मैसेज। ठीक है, बादल बड़े प्रतीक, कई लोग चातक और बादल देखिए उनके प्रतीक हैं, घनानंद के भी प्रतीक थे। ठीक है, बादल को भी प्रतीक इन्होंने भी बनाया है, निराला जी ने भी बनाया है, महादेवी वर्मा भी अपनी विरह को व्यक्त करती हैं। तो बादल वैसे भी देखिए, कभी कभी प्रेमियों को आकुलाहट होती है। आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया? अगर प्रेम किया होगा तो अनुभव भी किया होगा, जब बादल घेरने लगते हैं और बदरी टाइप का मौसम हो जाता है, घुमड़ने लगता है, दिल थोड़ा थोड़ा बैठने लगता है, और प्रेमी लोगों के मन में जो है क्या होता है? आकुलाहट, घबराहट होती है, और स्वाभाविक चीज़ है। ना अनुभव किए होंगे तो अब जाके अनुभव कर लीजिएगा। और रही बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक राम जी ने भी कहा था कि जो है ये बादल घन गरजत घन घोरा और प्रियाहीन तड़पत मन मोरा। ठीक है, तो भगवान राम नहीं बच पाए बादल के गरजने से। ठीक है, जिन्हें भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती, तो आप लोग तो साधारण मानो। ठीक है, कैसे बच पाएंगे? फिलहाल कोई बात नहीं। तो ये जो है मैं इसलिए बताना चाहा कि ये यक्ष और यक्षिणी का जो है वो माध्यम बनता है संवादों का, बादल का। हालावाद के प्रवर्तक, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट। कबीर 43 क्वेश्चन ना। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है, जबकि जायसी का रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, ऐसा है। कुछ लोग प्रतीकात्मक मान दिए होंगे, वो सब देख करके कि ना ये पद्मावती इसका प्रतीक हो, उसका ज़्यादा दिमाग लगा दिए, गड़बड़ हो गया हो। ठीक है, नहीं, भावात्मक रहस्य, बिना भावना के प्रतीक कहाँ रहेगा? ठीक है, पहले भावनाएं आएंगी तभी तो प्रतीक बनेंगे। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? आपको पता ही है, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ना। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, टेट में भी पूछा गया, यहाँ भी पूछ लिया गया। तो भगवती चरण वर्मा। प्रयोग का वही वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं। अज्ञे जी ने किस सप्तक के प्रकाशन के समय यह वक्तव्य दिया था? मैंने जब पेपर बनाया तो उस समय मैं तार सप्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो तीनों सप्तक मैंने पढ़ा तो उस समय में दिमाग में आ गया। तो ये दूसरा सप्तक से है। ठीक है, और जो सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, पहला 43 में हुआ है। पहले को पहला सप्तक नहीं बोलेंगे, पहले को केवल तार सप्तक बोलेंगे। कुछ लोग पहला तार सप्तक कहें, गलत।
पहले को क्या कहेंगे? तार सप्तक कहेंगे। और तार सप्तक के कवियों की बात आती है तो इस कवियों में जो है मैंने बताया था एक कोड अग्नि प्रभा गिरा, अग्गे गजानन बहादुर बुद्धोज, नेम चैन जैन, ठीक है, प्रभाकर माचवे, ठीक, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, ये सातों लोग हैं, ठीक है। और दूसरा सप्तक जो है वो भी प्रकाशित होता है कब? 1951 में, 51 में। तो रघु के धर्म भवानी के शेर शकुंतला के हरिये नरेश, ये सब बड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन माना जाता है कि सप्तक में कौन है। अब घन चक्कर कर देता है, लेकिन इतना बढ़िया कोड आप लोगों को दे दिया जाएगा कि टेंशन नहीं होगा। तो रघु के धर्म भवानी के शेर शकुंतला के हरिये नरेश। तो अज्ञे जी तो सब में है, चारों में। उसके अलावा छठ और जोड़ लीजिए, रघु के धर्म यानी रघुवीर सहाय, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह नहीं अग्रवाल, ठीक है, हाँ। और धर्म से धर्मवीर भारती, रघु के धर्म भवानी के शेर भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला के हरिये नरेश। तो शकुंत माथुर, शुद्ध नाम शकुंत माथुर है, लेकिन शकुंतला माथुर भी मिलता है। और गिरिजा कुमार जो है माथुर की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, ठीक है, उनकी भार्या है। और जो भी पर्यायवाची शब्द पत्नी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारी कुछ वो है, ठीक है। तो भूलिएगा मत किसकी पत्नी है, पूछ ले तो रामविलास शर्मा पत्नी न बना दीजिएगा, ठीक है, गलती न करिएगा इतनी बड़ी। किसकी पत्नी है? गिरजा कुमार माथुर। हाँ, माथुर साहब को मथुराइन से जोड़ दीजिएगा, तो माथुर को मथुराइन से जोड़ेंगे दिक्कत नहीं आएगी ना। हाँ, माथुर दोनों हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो रघु के धर्म भवानी के शेर शकुंतला के हरिये नरेश, ये आपका हो गया। अब जो है तीसरा सप्तक ना, तीसरा सप्तक, पहले को सप्तक कह रहे हैं, दूसरे को दूसरा सप्तक कह रहे हैं, और तीसरे को तीसरा सप्तक कह रहे हैं। और तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, उसके 8 साल बाद। यानी पहला वाला 43 में हो रहा है, तो 43 से कितना साल बाद? 8 साल बाद 51 में हो रहा है। फिर उसमें 8 और जोड़ दीजिए, 62 में हो रहा है। और 62 में फिर 20 जोड़ दीजिए, 69 में, यानी 8 8 हाँ 8 8 20, ठीक है, हाँ 8 8 फिर 8 8 8 2 बार 8 8, और उसके बाद लास्ट वाला 20 साल बाद। तो तीसरे में क्या है? तीसरे का मैंने एक कोड आपको बताया था, वो कोड क्या है? पहला तो अग्नि प्रभा गिरा, दूसरा है रघु के धर्म भवानी के शेर शकुंतला के हरिये नरेश। तीसरा कोड आपका हो जाएगा प्रयाग कुंवर कीर्ति केदार मदन विजय सर्वेश्वरम। तो अज्ञे जी है ही, प्रयाग नारायण शुक्ल त्रिपाठी नहीं, प्रयाग कुंवर नारायण कुंवर कीर्ति चौधरी महिला है, कीर्ति केदारनाथ सिंह, ठीक है, कीर्ति केदार, हाँ केदार इसमें है, उसमें केदार नहीं है, उसमें केवल के लगा दिया गया था, वो कोडवर्ड बनाने के लिए, सॉरी, केदार इसमें है। प्रयाग कुंवर कीर्ति केदारनाथ अग्रवाल, सॉरी केदारनाथ सिंह, अग्रवाल नहीं, सिंह है, कंफ्यूज ना होइएगा। प्रयाग कुंवर कीर्ति केदारनाथ सिंह, अग्रवाल नहीं है, अग्रवाल तो पहले ही निपट चुके होते हैं, वो उनके साथ त्रिलोचन शास्त्री और ये जो है नागार्जुन जी के साथ ना, प्रगतिवाद में ही, प्रयोगवाद में वो कहाँ आएंगे? केदारनाथ सिंह है, बाघ वाले, ये अकाल में सारस वाले, इधर से देखो वाले, ये हाँ यहाँ देखो वाले। चलिए कोई बात नहीं, क्या बता, प्रयाग कुंवर कीर्ति कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयाग कुंवर कीर्ति केदार मदन विजय सर्वेश्वरम। और उसके बाद लास्ट जो सप्तक है 1979 में प्रकाशित होता है, उसमें जो है अवधेश राज स्वदेश नंद और सुमन राजे श्री राम, यानी अवधेश कुमार, ठीक है, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, ठीक है, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे न श्री राम, ठीक है, श्री राम शर्मा है, सिंह है, श्री राम बताइए,
श्री राम शर्मा ही है, लेकिन एक श्री राम शर्मा आचार्य है, वो दूसरे हैं। वो दूसरे हैं। ठीक है, श्री राम और राजेंद्र अवधेश राजे और राजेंद्र किशोर। किशोर भी है। ठीक है, तो अवधेश राज, स्वदेश नंद, सुमन राजे, श्री राम, तो ये सातों कवि हो जाते हैं। तो तार सप्तक का भी थोड़ा सा हमने वो दे दिया, एक ही प्रश्न में इतना लंबा व्याख्या हो गया। आगे चलते हैं। ये दूसरे से, ये जो है दूसरे से लिया गया है। दूसरे में बताया है हम कोई प्रयोग, कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे हैं। ठीक है, अज्ञेय ने किस तार सप्तक में कहा है? ठीक है। नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया, कब किया? और 54 में किया, और जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया है। और इसी नई कविता पत्रिका और नए पत्ते पत्रिका चूँकि 53 में आती है, तो इसी से जो है क्या होता है, नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। पंक्ति किसकी है? तो सबको पता है कि धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, अज्ञेय जी की पंक्ति की बात करते हैं तो वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। दिनकर की बातें अगर हम करते हैं तो दिनकर का कोई भी, चाहे कर्ण वाला उठा लीजिए, चाहे उठा लीजिए कि जो है शोषितों वाले पे कि भूखे बालक ना अकुलाते हैं, अब मालिक जब तेल फिरों पर पानी सागर पे बहाते हैं, तो ये सारी ना कैसे है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं ना, इस तरह की पंक्तियाँ दे रहे हैं। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला लिख रहे हैं ना, इस तरह की पंक्तियाँ दे रहे हैं। धर्मवीर भारती, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का एक और बहुत ही चर्चित जो कविता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर ने। तो कुछ लोगों का ध्यान जो है लिखने और जो है, मैं जो बता रहा हूँ लेक्चर का महत्व है, यहाँ जो व्याख्या किया जा रहा है महत्व उसका है। उत्तर तो आप पा ही गए थे कल, उत्तर टिक लगा लेने से बहुत बड़ा सफलता नहीं हासिल कर लेते आप। पेपर को जब व्याख्या की जाती है उसको समझिए, उस व्याख्या में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। और मैं व्याख्या कुछ इसी तरीके से करता हूँ, उत्तर बता के कब उत्तर नहीं बना देता। ठीक है, व्याख्या कायदे से किया जाए ताकि उससे रिलेटेड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 125 क्वेश्चन में से आपको 125 का 4 गुना कर लीजिए, इतना उत्तर निकलेगा, इतने प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो केवल 125 क्वेश्चन ना इसको समझिए, 125 गुणे 4 कर दीजिए, उतना आपको मिलेगा। और तार सप्तक उत्तर पूरा बता दिया तो उसमें तो और ज़्यादा मिल गया। ठीक है, प्रश्नों की झड़ी में लग जाएगी, मतलब उसको ध्यान दीजिए, व्याख्या पर जोर दीजिए। वरना मुझे क्या चिल्लाना था, मैं तो हल करा ही दिया था कल। कुछ लोग इसलिए भी नहीं आए होंगे, सोचे होंगे आज तो पेपर में हल कराएंगे। ठीक है, लेकिन वो महत्व नहीं समझ पा रहे पेपर हल कराने का। पेपर हल कराने का और टेस्ट देने का महत्व, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। ये तो जरूर करना चाहिए। उस दिन पेपर जिस दिन रहे उस दिन लाख काम छोड़ के आइए, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना रहे जरूर दीजिए। कम नंबर कम आएगा ज़्यादा आएगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे टेंशन नहीं लेने का। भाई अभ्यास मैच में शतक मार देंगे, अब जब आपका वहाँ पे फाइनल खेला जाएगा, वहाँ 0 आउट हो जाएंगे तो क्या मतलब है। तो इसलिए प्रैक्टिस करके आइए, यहाँ पे भी शतक मारिए, वहाँ भी शतक मारिए, अच्छी बात है। वाइद वगैरह इसमें शतक नहीं लग पाया तो यहाँ जो गलतियाँ करेंगे उस गलती से सीखेंगे। तो वहाँ जब गलती कर बैठेंगे तो वहाँ सीखने का मौका नहीं मिलेगा, एक वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी, सीधे सीधे 4 साल पीछे चले जाएंगे। और 4 साल पीछे गए तो आपके साथ वाले की शादी हो जाएगी, उसके 3 साल का एक तो बच्चा हो जाएगा, और आप क्या कर रहे होंगे, वही दाल भात खिचड़ी खा रहे होंगे, कुकर की सीटी दिला रहे होंगे, उसी स्थान पे रह जाएंगे। ठीक है, समझ गया ना बात। वही कोचिंग में ऑटो रिक्शा पकड़ के आप मोटर बाइक से आ रहे होंगे, उसी जिंदगी आपकी ठहरी सी होगी। और अगला क्या करेगा, साय से पति पत्नी दोनों मुस्कुराते हुए ब्रीजा से निकल जाएंगे। ठीक है, अब कल्पना करिए कि कैसा होगा लाइफ।
5 साल मिलेंगे तो वो बात करेंगे, कहेंगे हाईवा पे जमीन ले लिए हैं, 2 बिस्वा बनवाने का प्लान है। और यहाँ का है अभी टीजीटी पीजीटी पेपर हल हो रहा है, ठीक है। बच्चे को सेंट पीटर में एडमिशन दिलाना है, ठीक है। और यहाँ का हो रहा है, जो एक तो गर्लफ्रेंड भी थी वो भी शादी कर ली, छोड़ करके चली गई, ये कंडीशन आ जाएगा। तो क्या चाहते हैं भाइयों बहनों मित्रों ऐसा हो? क्यों बताइए, हाथ उठा के बताइए, चाहते हैं? अगर चाहते हो बताइए, नहीं चाहते कुछ करिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जिंदगी का हकीकत कभी कभी बयां कर देता हूँ। इसको दिल पे कोई किसी को नहीं लेना है, इसको दिमाग पे लेना है, दिमाग पे लीजिए, ताकि फिर आगे जो है आप गलती न दोहराएं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि एग्ज़ाम में हुई गलती, एक गलती हमको बहुत पीछे कर देती है, ठीक है। हम लोग भी इसका शिकार रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कि गुरुजी बड़े 30 मार्क का है, 30 मार्क का हम भी नहीं है, उस गलतियों को भोग चुके हैं। और वही सही व्याख्या कर पाता है जो भोगा हुआ है। भोगा हुआ यथार्थ कहने का की मादा जो है, ठीक है, वो आधुनिक काल समकालीन कवियों में है, ठीक है। क्योंकि वो जो उनका घुटन और संतरास व्यक्त हुआ है, उनका भोगा हुआ यथार्थ है। तुलसीदास ने बहुत पहले कहा था, जाकी पाँव न फाट बेमाई सो का जाने पीर पर आई। इसका मतलब ये ना समझिए कि हमारी गर्लफ्रेंड छोड़कर हमको चली गई थी, ठीक है। हो सकता है चलिए गई रही होगी तो कौन सा नुकसान हो गया, उससे गर्लफ्रेंड के जाने से नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ वैकेंसी जो हमारी मिस कर गई। आज हमारे साथ वाले प्रोफेसर हैं, किताबें लिख रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अभी नोट्स बना रहे हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को। अंतर है कि नहीं? काश हम वो किताबें लिख सकते जो मतलब साहित्य जगत पढ़ता ना। ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना, ये मजबूर करती सोचने को, ठीक है। चलिए, प्रयोग का कोई बात नहीं होता, ये हो ही गया था, नई कविता पत्रिका हो ही गया था। अब अगला है, घुन खाए सहतीरों की 12 खड़ी विधाता बाचे, और फटी भीत है छत टूटा है आले पर बिस्तुरिया नाचे, ठीक है। और बरसा बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, और इसी तरह दुखहरण मास्टर करता है आदम के साचे। आजकल जो स्कूलों की दशा है, ठीक है, उसका यथार्थ चित्रण, इससे बेहतरीन चित्रण कहीं मिल नहीं पाएगा, ठीक है। और ये पंक्ति जो है दिया है दिनकर, नागार्जुन, शमशेर, धूमिल, तो कौन हो सकता है? ऐसी हिम्मत, ऐसी हिमाकत बाबा नागार्जुन ही कर सकते हैं, ठीक है, नागार्जुन है, ठीक है। पंक्ति देख के भी समझ जाया करिए। अगर कहीं भाषा में भदेश हो, अश्लीलता हो, ठीक है, तो वहाँ पे धूमिल होंगे, ठीक है। अगर कहीं भाषा में कुछ चीज़ें छिपाने का प्रयास किया गया है, कम शब्दों में बातें व्यक्त करने की बात हो, तो इसमें शमशेर होंगे, ठीक है। अगर राष्ट्रवाद का लेप लगा हुआ हो, भोजपूर्ण हो, तो समझ जाइएगा कि दिनकर होंगे। और उसके बाद अगर जिंदगी की हकीकत को हूबहू बयां किया गया हो, तो समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है? नागार्जुन होंगे। तो दिमाग अपना ऐसे भी दौड़ा लिया करिए, नहीं पता है तो भी सही हो सकता है, क्योंकि कवियों का नेचर होता है अपना, ठीक है भाई। कवियों का नेचर होता है ना, जैसे कोई आदमी गेरुआ स्वेटर, भगवा स्वेटर वो पहने, शर्ट पहने अगर निकल जाए, तिलक उलक लगाए, तो क्या अनुमान लगाएंगे? बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता होगा, ठीक है। कोई आदमी जो है लाल टोपी लगाए, उस तरह का निकल जाए, तो क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का होगा, ठीक है। कोई आदमी सफ़ेद टोपी लगाए और निकले, मैं आम आदमी हूँ, तो क्या समझेंगे? आम आदमी पार्टी का है, ठीक है। कोई आदमी जो है नीला रंग में रंगा हुआ पूरी तरह से, तो फिर कहाँ अनुमान लगाएंगे? बसपाई होगा, ठीक है। और कोई आदमी नॉर्मल हम जैसे है, तो फिर समझ जाइएगा कि वो कोई अध्यापक होगा, ठीक है। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक नहीं, वो समाज में जो सच्चाई है उसको बयां करने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं।
तो मजाक कर रहे थे हम। तो कवियों का नेचर देख के जान सकते हैं, ठीक है। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं, और सबका नेचर और सिग्नेचर एक दूसरे से अलग होता ही है। कितना भी नकल कर लीजिए किसी के नेचर की, किसी के सिग्नेचर की, ठीक है। तो अपना अपना व्यक्तिगत वही तो मूल होता है व्यक्ति का, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है, बट वो पूरी तरह बदला नहीं जा सकता है। कुत्ते की दुख क्या कभी सीधी होती है? इतनी बार खींच के 4-5 दिन तक डंडा उसमें बांध दीजिए और वैसे कुतुआ रहे टहले, 6वें दिन खोलो फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। इनमें से रंगे रागों की रचना होती है। अब हमको सोच के हंसी आ रही, प्रयोग करके देखिएगा घर के पास पिल्ला उल्ला होंगे। इनमें से रंगे रागों की रचना कौन सी है? अजय खंडार, हम नदी के दीप हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा और युग धारा। अजय खंडार, ठीक है। हम नदी के दीप हैं अज्ञे जी का है, जानते ही हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, और युग धारा नागार्जुन का है ना। प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, युगधारा, तालाब की मछलियाँ ना, ये सब किसका है? बाबा नागार्जुन का। बाप बेटा बेचता है भूख, अगला 51 बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये पंक्तियाँ किसकी है? केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की और नागा अर्जुन की, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की है, ठीक है। हाँ, 51 नंबर जो है ये पंक्ति बड़ी चर्चित पंक्ति है और बहुत कंफ्यूज भी कर सकता है, सिंह और अग्रवाल, ठीक है। हाँ, तो बेचने वाली बात कर रही तो अग्रवाल लोग बढ़िया होते हैं, बेचते हैं, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अग्रवाल रहेंगे। ठाकुर आदमी बेचते हैं क्या? हैं? ठाकुर आदमी खरीदते हैं और मौज मस्ती करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे अग्रवाल को जोड़ लीजिएगा भैया समझने के लिए। हिंदी में सारणिक छंद की प्रसिद्धि देने वाले अवध के किसान कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो अवध के किसान कौन है? वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह का जो साहित्यिक नाम है वो क्या है? त्रिलोचन शास्त्री। आपके यही कहाँ के? सुल्तानपुर के, दोस्तपुर के पास के त्रिलोचन जी ना। चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, इन्हीं की पंक्ति है। तो फिलहाल सॉनेट छंद जो है वो हिंदी में वो जनक जो है अवध के किसान कवि वासुदेव सिंह या त्रिलोचन सिंह। धूप के धान किसकी रचना है? तो माथुर जी का है, ठीक है। हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा है? गीत फरोश है, और अज्ञे जी का नदी के दीप है, और तमाम रचनाएं हैं। संशय की रात के रचयिता, ठीक है। तो संशय की रात के रचयिता नरेश कुमार मेहता है। दिनकर का जानी रहे उर्वशी, और इसके भवानी का साहब का तो गीत फरोश हमने बता ही दिया। कबीरबाज भी, कपोत भी, पपिया भी की आलोचना किसने लिखी? तो डॉक्टर धर्मवीर ने। किसने लिखा? धर्मवीर ने। धर्मवीर भारती ने नहीं लिखा है, ठीक है। धर्मवीर भारती अंधायुग के लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के हैं, और अज्ञेय जो है वो आत्मनेपद और तमाम प्रकार का भवंती वंती जो ऑप्शन गलत बोल रहे हैं जी। ऑप्शन हमने गलत बोला था जी सर, इसका ये है तो इसका बी कर दिए वो जल्द। अच्छा, 55 नंबर जी, ये सही है। तो 55 नंबर मिनट 55 नंबर 1, 55 नंबर 1 कर लीजिए। सब सही कर लीजिए भैया, एक क्वेश्चन सबका बढ़ गया। 55 नंबर 1। कल जो है जल्दबाजी में देर होने लगा था, पेपर हाँ, नकेल के प्रवर्तकों में ऐसी गलती होती है कि आयोग से भी जो निकालते हैं बाद में, जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर देते हैं। चलिए, नकेलवाद के प्रवर्तकों में शामिल है नलिन विरोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार, नरेश मेहता। तो कौन नहीं है? नरेश मेहता जी नहीं है, नरेश कुमार जी हैं, ठीक है। तीनों बिहार से हैं, ठीक है। और 2 कुमार, 1 शर्मा, ठीक है। हो यह समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, तो आपको पता है पंत जी की है, ठीक है। पंत किसी युगांत से है, ठीक है। ग्राम पाठशाला के एकांकीकार, बहुत ही बेहतरीन रचना ये रखा गया है। ग्राम पाठशाला, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 58 है,
तो ग्राम पाठशाला की रचनाकार काशीनाथ खत्री है। मेरा सही काशीनाथ खत्री। टूटा तारा के राधिका रमण प्रसाद सिंह सिंह है। ठीक है, अब समय थोड़ा सा बीत रहा है। चकिया से दिल्ली संस्मरण, ठीक है, जो कि काशीनाथ सिंह पर आधारित है। लेकिन कि संपादक कौन है? कमलेश्वर ठीक है, प्रसाद सिंह। कमलेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं। जी सर। ठीक है, हाँ। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांध कर, राहुल संकीर्तन, मुलगा से गंगा, जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा है। जबकि राजी सेठ जो है तत्सम की है, निष्कवच की है, और प्रभा खेतान छिन्न मस्ता की है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने अछातो, घुमक्कड़, जिज्ञासा वगैरह भी लिखा है। अज्ञे है ओ सहसा उछली, और राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांध कर। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को समझने उड़ने में? हाँ। गपोड़ी से गपसप, बढ़िया रचना है। वार्ता साहित्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये गपोड़ी से गपसप रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह है। ठीक है, एक मिनट। गपोड़ी से गपसप जो है, एक मिनट। पहला काशीनाथ, अनिल सिंह, दूधनाथ सिंह, स्वप्निल श्रीवास्तव। हाँ, काशीनाथ ही है, काशीनाथ सिंह ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, काशीनाथ है। लेकिन ऑप्शन गलत बोला। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं बोला, 63 का यही बोला था। ए लगाए हैं। अच्छा, ये नहीं बोला था, सॉरी। ये कर लीजिए। स्वप्निल श्रीवास्तव 1 नंबर और बढ़ गया। अब बहुत जल्दबाजी पेपर नहीं हल कराएंगे, नहीं तो वो दिक्कत हो जाती है। कभी बच्चों सुधा के संपादक थे? सर एक ये जैसा मैंने जीवन देखा। हाँ, जैसा मैंने जीवन देखा संस्मरण, डॉक्टर अनिल सिंह, प्रेमचंद, स्वप्निल श्रीवास्तव, डॉक्टर दिनेदार। स्वप्निल श्रीवास्तव है। इसको मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में आया, इसको डाल दिया। मैंने कहा देखिए कितने लोग इससे वाकिफ हैं। सर मेरा सही है, क्योंकि हम 3 जान रहे थे, अनिल के अंडर में आप कर रहे हैं। कवि बच्चों सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, और रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट। तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है कवि बच्चों सुधा के नाम, और प्रताप नारायण मिश्र किसके हैं? ब्राह्मण पत्रिका के, और रामधारी सिंह दिनकर उस तरह का पत्रिका का बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जी किसके हैं? हिंदी प्रदीप के। हाँ, भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ठीक है, भट्ट जी हिंदी प्रदीप के हैं। ठीक है, आगे कई पत्रिकाओं से जुड़े थे। प्रेमचंद जो है आप जानते हैं, सबसे जबरदस्त इन्होंने कौन सा निकाला था? हंस निकाला था। ठीक है, झुलसा है छायानट धूप में, नवगीत के रचनाकार वीरेंद्र मिश्र जी हैं। ठीक है, झुलसा है छायानट धूप में के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र जी हैं। इसके अलावा कुछ और दिया है, जैसे नीरज जी का दिया है, तो नीरज जी का, गोपाल दास नीरज का है गीत भी अगीत भी, और दुष्यंत कुमार का साय में धूप बड़ी चर्चित रचना है ना। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि जो है कौन कहता है कोहरा घना है, ये तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। चलिए कोई बात नहीं। कवि वचन सुधा हो गया, झुलसा छायानट धूप में हो गया। नागार्जुन कैसे कवि थे? ठीक है, तो सबको पता है कि प्रगतिवादी थे। छायावादी में महादेवी वर्मा है, निराला प्रसाद पंत है, प्रयोगवादी में जितने सप्तक वाले कवि हैं सारे लोग, और नई कविता में इधर जितने नए कवि हैं, ठीक है, वो धूमिल वगैरह से लेके और इधर अरुण कमल तक, राजेश जोशी तक, ठीक है, स्वप्निल श्रीवास्तव, ठीक है, और सौमित्र मोहन, आपके तमाम बीरेन डंगवाल, मंगरेश डबराल, सब सारे लोग जो है ज्ञानेन्द्रपति वगैरह सब आ जाएंगे नई कविता वाले में। तार सप्तक के कवियों में कौन शामिल नहीं था? लो भैया, तार सप्तक यानी जो 43 में हुआ था। अज्ञेय, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, ठीक है, कौन नहीं शामिल था? बहुत आसान विकल्प रख दिया, इससे आसान कौन हो ही नहीं सकता। दुष्यंत कुमार शामिल नहीं थे ना। अखबार चुनार व कोहिनूर के संपादक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं अखबार चुनार के। ठीक है, हाँ, प्रेमचंद को जान ही रहे हैं किसके संपादक हैं, अज्ञेय को भी जान ही रहे हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन हैं? ठीक है, तो इसमें सब अंचल दिया है, तो अंचल को आप जान रहे नहीं हैं,
क्योंकि अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के हरिवंश राय बच्चन भी नहीं है, क्योंकि बच्चन सिंह हालावाद के प्रवर्तक हैं। शिवमंगल सिंह सुमन भी नहीं है, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन भी नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी है। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। क्योंकि इनके यहाँ जो है राष्ट्रीयता का सबसे चरमोत्कर्ष पाया जाता है। मुझे तोड़ लेना मनमानी, कैदी और कोकिला वगैरह ना। फिलहाल निम्नलिखित में से त्रिलोचन की रचना कौन सी है? मिट्टी की बारात है, हिलोल है, सतरंगी पंखों वाली है। तो भैया आप सब जानते हैं कि मिट्टी की बारात। अच्छा, मिट्टी की बारात होता क्या है? जो व्यक्ति मर जाता है उसका भी बारात निकलता है ना। हाँ, मरने के बाद बारात, वही मिट्टी की बारात होती है। एक बारात तो शादी में निकलता है और एक बारात आखिरी बार निकलता है, ठीक है। पहली शादी तो पत्नी से होती, दूसरी शादी परमात्मा से हो जाती है, आत्मा की, ठीक है। अब होती है कि नहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोई एक तो कहावत है कि मैं जिसे पूजता रहा, जिस खुदा को, बाद में पता चला कि वो है ही नहीं। बड़ा ताजुब वाली बात है। मैं पूछता रहा जिस खुदा को, बाद में पता चला वो है ही नहीं। किसी को आप चाहते रहें, प्रेम करते रहें, गलतफहमी में, एक तरफा, वन साइडेड, और बाद में पता चला वो कह दे कि भैया जी राखी बांधने आई हूँ, क्या होगा? तमाम इलाहाबाद के बेचारे लड़कों के साथ ऐसे हो जाता है। बाद में तो वही कहावत है, जिसे पूछता रहा मैं खुदा समझकर, बाद में पता चला कि वो है ही नहीं। कृपया गलत फहमी से बचे, चाहे खुदा के बारे में, चाहे प्रेमिका के बारे में, यथार्थ के धरातल पर रहे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, सावधानी हटी दूर रखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से त्रिलोचन की रचना कौन सी है? मिट्टी की बारात हो ही गया। हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन की है। सतरंगे पंखों वाली किसकी है? प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली नो, नागार्जुन की। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की। कृषक क्रंदन काव्य में रचयिता कौन है? कृषक क्रंदन काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उदय शंकर भट्ट, दिनकर, ठीक है। तो कृषक क्रंदन के रचनाकार गया शंकर शुक्ल स्नेही, ये दो नाम से लिखते थे। स्नेही नाम से भी, त्रिशूल नाम से। जो उस तरह की रचनाएं करते थे वो त्रिशूल नाम से करते थे, और जो प्रेम परक रचनाएं करते थे वो स्नेही नाम से करते थे, ठीक है। प्रेम परक या सामाजिक विसंगतियों पे जिक्र करते थे। प्रेम फुलवारी के रचनाकार सबको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। श्रीधर पाठक ने कौन सी रचना लिखा है? कश्मीर सुषमा लिखा है। अंबिका दत्त व्यास ने कौन सी रचना लिखा है? बताइए, अंबिका दत्त व्यास ने कौन सी रचना लिखा है? याद नहीं आ रहा है? ओहो होरी नहीं लिखा है, ठीक है। जगमोहन सिंह ने कौन लिखा है? देवयानी लिखा है, ठीक है। नींद के बादल के रचनाकार कौन है? एक बार और पूछा था क्या मैं? क्या, कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, डी है, 73 का डी है। चलिए, कोई बात नहीं, 73 का 74 है ना, 74 का, हाँ डी है, सॉरी। नींद के बादल के रचनाकार कौन है? अग्रवाल जी हैं। सिंह जो है बाघ नामक रचना के लेखक हैं। नागार्जुन जी प्यासी पथराई आंखें हैं, ठीक है। नेमिचंद जैन ऐसे नॉर्मली रचना किए हैं। याद हो तो बताइए, नेमिचंद जैन का नहीं याद आ रहा होगा, दिमाग प्रेशर में है तो नहीं याद आएगा। आराम से सोचे तो फिर याद आएगा, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि सोचे, ठीक है। सोचने का वक्त है क्या? कि बड़ी फास्ट चल रही है लाइफ, सोचने का वक्त नहीं है, ठीक है। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। मूल्य सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र रिचर्ड्स ने, आइए, रिचर्ड्स ने एक मूल्य सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कोई भी वस्तु जो हमारी इच्छा को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है, वो मूल्यवान है। जो चीज़ हमारी इच्छा को नहीं संतुष्ट कर पाती वो किस काम की? किसी काम की नहीं ना, उसको दो कौड़ी कहते हैं लोग। काव्य में से अर्थ कहते व्यवहार विदेश वेतर छते श्रद्धा पढ़ने वित्ते, ठीक है।
तो ये कांता सम्मति उपदेश युजे काव्य प्रयोजन किसका है? ठीक है, स्वाहा मम्मट जी का है। ठीक है, तो 77 का जो है ये मम्मट जी का है। अब भैया विश्वनाथ दादा का क्या है? तो विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक और बच रहे हैं, मम्मट जी का क्या है? तो मम्मट का है शब्दार्थों सहितो काव्यम। सॉरी, हाँ भामा बच रहे हैं, सॉरी भामा बच रहे हैं, भामा के शब्दार्थों सहितो काव्यम। और मम्मट का है काव्य में से अर्थ कहते हैं। अब अर्थ नहीं बताएंगे, इस समय का अभाव है। ठीक है, अभिभाव विभाव व्यभिचारी भाव संयोगा दृशा निष्पत्ति भरत मुनि का है। सुमेलित कीजिए विषय प्रिय प्रवास किसने लिखा है? प्रिय प्रवास हरियोद ने लिखा है। ठीक है, एक का दुई होगा। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। खा का एक हो गया। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। गा का 3 हो गया। और उर्मिला लिखा है बालकृष्ण शर्मा ने। तो पहला विकल्प सही हो गया। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि महाकाव्य सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। साकेत हरियोद जी का है, नहीं है। इसका है मैथिली शरण भूपत जी का। हाँ, तो साकेत में गुप्त हो गए, साकेत में लक्ष्मण गुप्त हो गए। तो साकेत में लक्ष्मण गुप्त हो गए, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और लक्ष्मण की बीवी उर्मिला पे आधारित है। ठीक है, कवियों की जो स्त्री विषयक उदासीनता जो है, उर्मिल विषयक उदासीनता पे जो एक लेख लिखा गया था, उसी पे गुरु जी के उस पर प्रभावित होकर के इन्होंने लिखा था साकेत। और उर्मिला कोई नहीं, इन्होंने जितने भी उपेक्षित नारी पात्र थी, ठीक है, उनको उठाने का प्रयास किया। यशोधरा लिखा, ठीक है, जयनी लिखा, ठीक है, कार्ल मार्क्स की पत्नी, कहीं कुछ लोग कहते हैं पुत्री थी, तो मतलब जो भी रही हो, फिलहाल जयनी को के बारे में लिखा। ठीक है, और इन्होंने इसके बारे में लिखा। ठीक है, क्या कहते हैं कि साकेत लिखा इन्होंने, यशोधरा लिखा, जयनी लिखा, यानी उपेक्षित पात्रों को उठाने का प्रयास किया। और जब कवियों की उर्मिल विषय उदासीनता लेख छपा, उसके बाद इन्होंने संकल्प कर लिया कि हम, और वास्तव में उर्मिला वगैरह का योगदान सीता जी से कम नहीं है, यशोधरा का योगदान कम नहीं। कहती है सखी वो मुझसे कह कर जाते तो क्या अपनी पद बाधा पाते? क्या हम रोक लेते उनको? अगर बता देते हम जा रहे हैं तैयारी करने टीजीटी पीजीटी की, नहीं रोकते ना। रोकते हैं क्या? नहीं रोका जाता ना। अब कुछ लोग नए आवा चाहे बहाना बनाए लें, ठीक है, तो अलग बात है, नहीं तो कोई रोकता नहीं। आजकल की नायिकाएं बिल्कुल नहीं रोकती है, वो चाहती है मास्टर साहब बन जाएंगे तो क्या होगा, बढ़िया सैलरी मिलेगा, अच्छी लाइफ बच्चों की रहेगी। ठीक है, फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं सर जी हल करा रहे हैं कि ज़िंदगी का मैटर हल करा रहे हैं। पेपर भी हल हो रहा है, ज़िंदगी का मैटर दोनों साथ साथ चलता है, क्योंकि ज़िंदगी और पेपर एक दूसरे से अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, पेपर हल होगा तभी ज़िंदगी सुधरेगी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे उत्तम कहानी वो होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। ये कथन किसका है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का है, और बड़ा बढ़िया कथन है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सत्य पे आधारित होती है। और अब इन लोगों ने क्या कहा कहानी पे? अज्ञे जी ने कहा है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूप खुलते हैं। कहानी एक सूक्ष्मदर्शक, सुन लीजिए, लिखेंगे तो बाद में जब कहानी बढ़ाएंगे तो। कहानी एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूप खुलते हैं, ये अज्ञे जी ने कहा है। जैनेन्द्र जी, क्योंकि जैनेन्द्र जो है कहीं न कहीं काम भावना से जुड़े हुए हैं, तो फिर उसी तरह की बातें भी करेंगे। ठीक है, जैनेन्द्र लिखा है कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। और प्रसाद जी ने जो है कहानी को सौंदर्य से जोड़ा है कि कहानी सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना ही कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगल के फूल आंचलिक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी जी का है।
ठीक है। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का है और केशव प्रसाद मिश्र का कोहबर की शर्त है, बड़ी चर्चित, ठीक है, सब आंचलिके वाले हैं। शैलेश मटियानी का बोरीवली से बोरीबंदर तक है। और कोई बचा? राही मसूम रजा का आधा गांव है, टोपी शुक्ला है, ठीक है, कटरा भी आरजू है। चलिए आगे। हाँ, सीन 75 भी है। दिल एक सादा कागज भी है, ठीक है। दिल तो वैसे सादा कागज होता है, क्यों होता है कि नहीं? वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं, इन्होंने रामायण लिख दिया दिल की आवाज़ पे, लेकिन हम बोल ही नहीं रहे हैं कोई बात, ठीक है। यौन भावना से ग्रसित, देखिए कवि जो लिखता है ना, सबसे पहले अपने दिल पे लिखता है, दिमाग पे लिखता है, फिर कागज पे लिखता है ना, लिखता है कि नहीं? भावनाएं पहले आहत होती हैं, दिल बिल्कुल खून से लथपथ हो जाता है, फिर दिमाग पे चोट पहुंचता है, फिर उंगलियों के रास्ते कलम की स्याही से होते हुए कागज पे निकलती है, और कागज पे निकलने के बाद सबके पास जाती है और सबके दिमाग में छा जाती है। ये तो होता है। चलिए फिलहाल यौन भावना से ग्रसित पात्र किस उपन्यास में है? निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक उपन्यास में होंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। सामाजिक उपन्यास में सामाजिकता की बात की गई होगी, जैसे प्रेमचंद जी लिखा करते थे। मार्क्सवादी में यशपाल साहब जैसा लिखा करते थे, और आंचलिक में रेणु साहब जैसा लिखा करते थे। क्लियर? शतरंज के मोहरे के लेखक अमृतलाल पक्का? जी सर, पक्का। कोई दिक्कत? कुछ नहीं सर, लेकिन सर आंसर हाँ, शतरंज के मोहरे जो है वो अमृतलाल नागर का है, ठीक है। लेकिन ये गलती से क्या हो गया, 84 नंबर है ना? जी सर, 84 का भी सही है। 84 नंबर है ना? जी हाँ, 84 नंबर का भी कई क्वेश्चन है, गलती हो गई। मेरा हम सब घर तब तो तुम्हारा 10 पहुँच जाता है, आप लोग भी 100 तक पहुँच जाते हैं। शतरंज की मोहरे के लेखक रांगे राघव जी नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर जी हैं। और रेणु जी किसके हैं? रेणु जी महिला आंचल के हैं, और यशपाल जी दिव्या के हैं, और रांगे राघव जी किसके हैं? मजे खंडार, वेरी गुड, रूपा सही पकड़ रही है। संकलन तरह से आप क्या समझते हैं? स्थान की एकता, कार्य की एकता, समय की एकता, तीनों है, तीनों एकता, ठीक है। हाँ, एक एकता कल फोन की थी, कह रही थी सर पेपरवा जो है चाहिए था हमको, ठीक है। तो एकता की बात आई तो याद आ गया। कौन सी वृत्ति स्त्री पात्रों से युक्त तथा नाच गान की बहुलता से संपन्न है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। संपन्न एक कामोपभोग के उपचारों से पूर्ण होता है। तो भारती दिया है, कौशिकी दिया है, आर्यभट्टी दिया है, ठीक है। तो कौशिकी वृत्ति जो होती है, इसमें स्त्री पात्र ज़्यादा होते हैं। नाटक की वृत्तियाँ होती हैं, नाटक की ये 4 वृत्तियाँ होती हैं। कौशिकी वृत्ति में जो है स्त्री पात्रों की अधिकता होता है, और प्रेम प्रसंग जबरदस्त तरीके से नाच गाना होता है। जैसे फिल्म में कुछ देखते हैं ना, 15 मिनट बाद फिर एक तो गाना आ जाता है झमाल, फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह का कौशिकी वृत्ति होता है या कौशिकी वृत्ति। एक भारतीय वृत्ति होता है, इसमें पुरुषों द्वारा जो है ज़्यादा रोल किया जाता है, पुरुष प्रधान होता है, और इसमें जो है कहीं न कहीं करुण रस और अद्भुत रस होता है, तथा शब्दावली इसकी संस्कृत निष्ठ होती है, ठीक है। और जैसा कि प्रसाद जी के तमाम नाटक इस तरह के हैं, गरुड़ वगैरह। आर्यभट्टी वृत्ति में क्या होता है? विभत्स भयानक रस हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मार झगड़ा हो, और साथ ही साथ कहीं न कहीं खौफनाक एक तरीके से जासूसी टाइप, खूनी टाइप का, इस तरह का क्राइम अलर्ट टाइप का, ठीक है। समझ गए ना? समझाने के लिए बता रहा हूँ आर्यभट्टी। और सात्विकी वृत्ति जो होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, वीर अद्भुत और रौद्र रस से, ठीक है। ओजपूर्ण होता है, लेकिन कहीं न कहीं विभत्सा नहीं होती, और ना ही बहुत ज़्यादा कामुकता होती है, एक नॉर्मल। लेकिन कामुकता वाला अगर हो तो कौन सा होगा? कौशिकी वृत्ति होगा, और इसमें स्त्री पात्रों की अधिकता होती है। हिंदी में समस्या नाटक के जनक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। निबंधों का सही क्रम कौन सा है? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, यही सही है, पहला ही। फटेंसी शैली में लिखित कौन रचना सुमेलित नहीं है? तो सब आप जानते हैं, मुक्तिबोध, अंधेरे में,
ये है ब्रह्मराक्षस, दोनों जो है फैटेंसी है। स्वर्ग के खंडहार जयशंकर प्रसाद का फैटेंसी है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या भी फैटेंसी है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक फैटेंसी टाइप की नहीं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा राजनीतिक टाइप उस टाइप की है। संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? धूमिल जी है। सबको पता है कि हमारे देश की संसद तेल की ऐसी कहानी है इसमें आधा तेल आधा पानी है, ठीक है। हमारे देश की संसद जो है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता, तीसरा आदमी रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। चूंकि ये यम नचिकेता संवाद पर आधारित है, ठीक है। हाँ, कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पे है। आगे चलते हैं। हमारी हिंदी दुहाजू की बीबी है, बहुत कम बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये किसने कहा है? रघुवीर सहाय जी ने कहा है। दुहाजू की बीबी है, हिंदी के बारे में। बहुत कम बोलने वाली, बहुत खाने वाली, खा खा बेचारी मोटी हो गई है, बहुत सोने वाली, ठीक है। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देव पाई हरिपद, भज करम वचन और जीते। पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास ने जी की है। मन पछतई है अवसर बीते, जब अवसर बीत जाएगा तो क्या होगा? मन बहुत पछताएगा। इसीलिए इस समय तैयारी मेहनत से कर लीजिए, नहीं तो पहले जो मैंने बातें बताया वो लागू हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मैंने यशोधरा का जिक्र किया था, संयोग से आ भी गया। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी बाधा पाते। एक बार टीजीटी का इंटरव्यू था तो चर्चा उसमें मेरे से हुआ था, ठीक है। मैंने ये कोट करके संतुष्ट किया था, 45 में 45वां नंबर मिला था, ठीक है। फिलहाल एक प्रश्न ये बना था, एक जो है दलित विमर्श के बारे में बना था। तो प्रश्न पूछा गया था क्या मुंशी प्रेमचंद जी दलित आलोचक नहीं है? तो हमने कहा दलित आलोचक, उनको दलित नहीं मानते, दलित आलोचक नहीं मानते, फिर भी उन्होंने दलित साहित्य पर अपनी लेखनी दलित आलोचकों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा चलाई है। चाहे सदगत देख लीजिए, चाहे ठाकुर का कुआं देख लीजिए, तमाम ऐसे। लेकिन चूंकि इसलिए दलित नहीं आलोचक नहीं माने जाते कि जाके पाँव न फाट बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो उन्होंने साक्षात अनुभव नहीं किया, उन्होंने समाज में देख के अनुभव किया कि वो दलित की यातना भोगे नहीं थे, यानी भोगा हुआ यथार्थ नहीं था, उनका देखा हुआ यथार्थ था। तो कहीं न कहीं भोगे हुए यथार्थ में, जैसे कोई पुरुष स्त्री विमर्श की बात करे, उसने कभी परसों पीड़ा को सहा है क्या? नहीं सहा है ना। भले ही आपकी पत्नी को बच्चा जलते हुए आपने देखा, परसों पीड़ा से ग्रस्त थी, आपने अनुभव किया, तादाद में आपका उससे है, लेकिन उस पीड़ा को सहा नहीं आपने ना। तो वही अंतर है कि दलित आलोचक जो होता है, कहीं न कहीं दलित यातना को सहा होता है, और जो व्यक्ति लिखता है वो सहा नहीं, उसने देखा होता है, लेकिन देख करके भी अनुभव किया जाता है। ऐसा नहीं तो निगलेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन दलित विमर्श के साथ उनका वो नहीं रखा जा सकता पूरी तरह से। चलिए आगे। है हमारी सा उगलता घना अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है, पवन चार। ये पंक्ति है राम की शक्ति पूजा। एक प्रश्न एक बार मुझसे पूछा भी गया इंटरव्यू में ही, और पूछ लिया गया कि निराला आपके प्रिय कवि कौन है? तो निराला बताया। तो निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़े हैं आप? बताया गया हाँ पढ़ा गया है। फिर पूछा गया कि निराला की राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्ति कौन है? तो है हमारी सा उगलता गगन घन अंधकार हो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है, पवन चार। याद कर लीजिए, क्या पता आपसे भी पूछा जाए और मैं बता नहीं पाया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मैं हु व्यू प्रत्यु ऐसे करके बता रहा सर, हु व्यू प्रत्यु ऐसे कुछ है, उसमें याद नहीं आया ना, है हमारी सा। तो फिर उन्होंने पूरा 4-5 लाइन सुनाया, शायद बताया होता तो अच्छा रहता, ठीक है, 2-4 नंबर बढ़ जाते। उस बार पॉइंट से छटा था, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह पंक्तियाँ किस कवि की है?
गढ़ सभी अज्ञेय दिनकर नागार्जुन मुक्तिबोध। तो किसका है? मुक्तिबोध का है। हिंदी में स्त्री मुक्ति के उद्घोष का प्रथम आख्यान किस पुस्तक को माना जाता? श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की। ठीक है। द सेकेंड सेक्स, सिमोन बोउआ जो है उन्होंने सबसे पहले स्त्री विमर्श पे लिखा, लेकिन सिमोन बोउआ जो थी वो हिंदी की लेखिका नहीं थी, वो एक अंग्रेज लेखिका थी। उनके साथ 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ रेप हो गया था, बलात्कार हो गया था, दुराचार हो गया था और उनके किसी सगे व्यक्ति ने किया था रिलेशन की, जिसको उन्होंने भोगा था और उसकी उस 12 साल की बच्ची के मस्तिष्क पे उस जो है अपराध की छाया इस तरीके से हो गई थी, वो शादी करने से डरती थी। अब इसमें शादी वादी का एक एज होता है एडल्ट एज में, तो शादी के लिए वो डरती रहती थी, मतलब ऐसा व्याघात लगा था। तो कोई चीज़ असामयिक अगर हो जाता है वो फिर क्या होता है, क्षतिपूर्ति कर देता ना। तो वो द सेकेंड सेक्स सिमोन बोउआ का, बोउआ ने ये लिखा है और वो पहली क्या है, पहली दलित नहीं स्त्री विमर्श की लेखिका है, लेकिन वो लेखिका हिंदी की नहीं ठहरती। हिंदी में जो पहली लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी है, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने जो है कहीं न कहीं जो स्त्रियों को जंजीर से बांधा गया है, श्रृंखलाओं से, उसको तोड़ने की बात करती हैं। और अनारो जो है मंजूर भगत का है, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक मृणाल पांडे है। ठीक है। देश की राजनीति से देह की राजनीति तक मृणाल पांडे का पूछा जा सकता है। स्त्री शिक्षा के समर्थन में बाल बोधनी पत्रिका किस साहित्यकार ने निकाला था? ठीक है। तो देखिए स्त्रियों पे भी हमने हर मुद्दे को उठाया, हमने पेपर में स्त्री विमर्श पे भी दिखाया, दलित विमर्श पे भी, सब पे उठाया है। स्त्री शिक्षा के समर्थन में बाल बोधनी पत्रिका किस साहित्यकार ने निकाला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। दलित साहित्य की यही पहली पत्रिका भी थी स्त्रियों के संबंध में। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में कौन सी विचारधारा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, ज्योतिबा फूले की विचारधारा, महात्मा बुद्ध की जीवन दर्शन। उपयुक्त में से तीनों विचारधाराओं का मिश्रण है, एक कॉम्पैक्ट है। ठीक है। ज्योतिबा फूले आज स्त्रियों की, चाहे वो सवर्ण जात की स्त्रियां हों चाहे अवर्ण जात की स्त्रियां हों, ठीक है, महिलाओं और शूद्रों को एक कोटि में रखा जाता था, महिलाओं और शूद्रों को बराबर समझा जाता था, महिला को भी वैसे समझा जाता था। लेकिन क्या किया ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और महिलाओं के साथ साथ शूद्रों को भी आगे बढ़ाने का, दलितों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। नहीं तो आज ये स्थिति नहीं आ पाती जो 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 आप आधे महिला देख रहे हैं पढ़ रही हैं आपकी कोचिंग में, खाली पुरुष ही नज़र आते हैं। ठीक है। ये बेचारी सब लोग क्या कर रही होती, ये माधुरी उधरी और ये रूपा उपा जो है चौका बर्तन कर रही होती। ठीक है। पढ़ने को मौका ना मिलता। बुद्ध जी, अम्बेडकर जी, अरे कोई बात नहीं, माधुरी नहीं, एनीथिंग, आकांक्षी हो गई, मधु राधिका हो गई, जो भी है। चलिए, अछूत की शिकायत कविता जो कि 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस कवि की है? हीरा डोम की है, सबको पता है। किसने छापा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक अच्छा काम किया, हालांकि वो सवर्ण थे। ठीक है। तो सवर्णों पे यदाकदा आरोप भी लगते रहते हैं। इन्होंने शोषण भी किया है, इन्होंने इसी में से कुछ लिबरल टाइप के लोग हैं, इन्होंने मौका भी दिया है। ठीक है। इन्होंने शोषण भी किया, इन्होंने मौका भी दिया। तो ऐसा नहीं सारे लोग गलत होते हैं, तो एक ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए ब्राह्मणवाद गलत है, ब्राह्मण नहीं। ठीक है। ये सब विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, तो कभी भी जातिगत रूप से किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी एक पंडित जी, तो एक हमारे दोस्त गए वो PhD का वो करने, तो वही आलोक, तो वहाँ पे वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा यार तुम लोग PhD कर लोगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कुछ लोगों के अंदर गंदी सोच है ना, ये सोच गलत है ना।
कि तुम लोग पीएचडी कर लोगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहें पीएचडी भी तुम्हारा एक अधिकार है क्या, बपंथी है क्या? तो बपंथी समझते हैं, ये गलत है। तो उसी तरीके से महिलाओं के प्रति भी समझा जाता था कि पुरुष लोग बपंथी समझते थे कि हम ही क्यों नहीं, महिला जो है चूल्हा चौका बर्तन तक ही सीमित रहे। तो अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, पेरियार जी, ज्योतिबा फूले जी, इन लोगों ने क्या किया, समाज के दबे कुचले लोगों को, स्त्रियों और महिलाओं को और आदिवासियों को और दलितों को उठाने का काम किया। ठीक है, जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, 4 भाई हो, 1 भाई पीछे रह जाए, 3 भाई बहुत बड़मनई हो जाओ तो उनको विकास कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो सबका साथ सबका विकास नारा को जो है आप लोग वास्तविक जीवन में लाइए। चलिए कोई बात नहीं, तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। अछूत की शिकायत, हीरा डोम। एक कविता लिखी थी हीरा डोम ने, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित किया था। हाँ, तभी तो छपी थी। निराला की जूही की कली को वापस कर दिया था। निराला बेचारे ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन ब्राह्मणों के बीच अछूत जैसा व्यवहार होता था उनके साथ। बड़ा दुख दर्द उनको झेला पड़ा, क्योंकि वो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, दीनहीन ब्राह्मण थे और चापलूस नहीं थे, अक्खर टाइप के हैं। ठीक है, और ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे। वो अपनी लड़की की शादी जो है अपने जो है पंडित बन के करा दिए थे। वो लिखा है कि ये कुलांगार न खाकर पत्तल में करे छेद, इसके घर कन्या हाथ से। जहाँ जाते थे लड़की की शादी करने के लिए दहेज मांगा जाता था। ठीक है, बेचारे बड़े दुखित थे और उन्होंने बड़ा तगड़ा प्रहार किया है। और जो आदमी अपनी जात का विरोध करेगा, अपनी जात की कमियों को उजागर करेगा, तो उसकी जात वाले क्या करेंगे, बाईकाट नहीं कर देंगे। तो वही हुआ था निराला के साथ। और निराला बेचारे जीते जी वो सम्मान नहीं पा पाए, जबकि बहुत बड़े कवि थे। निराला को प्रकाश में लाने का काम शर्मा जी ने किया। वो भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन वो लिबरल, हाँ, रामविलास शर्मा जी ने किया। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना लिखा। और कितने भागों में लिखा? 3 है, 4 है? 3 भागों में है। चलिए अच्छी बात, मान लेते 3, हम तो 4 जान रहे थे, कंफ्यूजन था, थोड़ा देख लीजिएगा। 3 ही है, चलो तो इतना और कॉन्फिडेंस है, 3 ही मान लेते। 3 भागों में निराला की साहित्य साधना में उन्होंने निराला जी को एकदम उठाया, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को उठाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कबीर बनाया। वरना तुलसीदास के विराट व्यक्तित्व का मंडन जो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, उसमें कबीर को झाड़ फटकार वाला साबित करके वहीं उनको खत्म कर दिए थे, वहीं तक रह गए थे। लेकिन कबीर को कबीर बनाया हजारी ने। तो मतलब व्यक्ति अपने से नहीं महान बनता, उसका आने वाली पीढ़ी जब उसको महत्व देती तो वो महान बनता है। कोई अपने से कहे हमने महान है, महान बन जाएगा क्या? भाई बहनों नहीं बनेगा ना। आने वाली पीढ़ियाँ आपको महान बनाती हैं। अम्बेडकर जी या जो भी रहे हो विद्वान लोग हमारे, ठीक है, इतिहास के पुरोधा, वो अपने से नहीं महान बने, आने वाली पीढ़ियाँ फिर उनको महत्व दें। ठीक है, तो फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सी दलित विमर्श की रचना है जो एक दलित चिंतक के द्वारा नहीं लिखी गई? हाँ, सदगति नहीं लिखी गई। अब देखिए, ये भी एक महान व्यक्ति है कि सोच कितनी विराट थी। स्त्रियों के मुद्दे को उठाया। गोदान में होरी जैसे एक ऐसे पात्र को, किसान का जो पूंजीपतियों के शोषण का जो है शिकार होता है, ठीक है, वहाँ भी अच्छे बुरे व्यक्ति का, राय साहब की मजबूरियों का भी जिक्र किया है, उनके व्यक्तित्व का और सारी चीज़ें, सब कुछ मतलब एक जो मानवीय जीवन में घटित होती है। ठीक है, सहुआइन से जो है हंसी ठिठोली बेचारे थोड़ा सा कर लिया करते हैं, उसका भी जिक्र किया है ना। तो मतलब गांव की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था कि मैं पढ़ के तो मस्त हो जाता हूँ। जब गोदान सीरियल को देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो अंदर से पूरा सराबोर हो जाता हूँ। उतना अच्छा साहित्य मुझे आज तक नहीं मिला। और सदगत में दुखी चमार की कहानी है। जो पंडित जी है, मोटेराम, क्या नाम था, मोटेराम शास्त्री के यहाँ बेचारा लकड़ी चीरता रहता है। और मोटेराम शास्त्री की जो पत्नी होती है उसको जो है रोटी नहीं देती, कहती है बड़ा मोटा मोटा खाता है, जितना हम लोग खाते उतना अकेले खा जाएगा ये वो। और उसको प्यास लगती है, उसको पानी नहीं दिया जाता और बेचारा अंत में लकड़ी चीरते चीरते मर जाता है।
और फिर उसका पैर में रस्सी बांध के मोटे राम शास्त्री घिरा के ले जाके बाहर फेंक देते हैं। मतलब इस तरीके से पशुवत व्यवहार किया जाता है। बात मत करिए आप लोग, इस तरीके से पशुवत व्यवहार के साथ होता है, ये मानवीय व्यवहार है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, अगला प्रश्न एक छूट गया क्या? समकालीन साहित्य में उभरते हुए विमर्श है स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, वृद्ध विमर्श, वृद्ध विमर्श सभी। देखिए आजकल वृद्धों की दशा हर जाति हर धर्म में बड़ी दयनीय सी हो गई है। टूटी हुई कुर्सी की तरह कोने कर दिए जाते हैं और याद आया तो खाना पानी पूछ लिया गया, नहीं तो अगर बेचारे पेंशन वेंशन पा रहे होते तब तो फिर वो जो है नहलाती है, उसको तेल वोल लगाती है न, धूप वूप दिखाती, नहीं पता चला पेंशन नहीं पाते। वह आप लोग रिटायर होंगे तो क्या होगा? जब पेंशन नहीं पाएंगे तो बुढ़ौती भैया बहुत कष्ट में कटेगी। इसलिए पेंशन की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगली लड़ाई हमारी अभी तो नौकरी के लिए है, उसके बाद पेंशन के लिए। फिर मुझसे मिलना, मैं उस लड़ाई में भी आप लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है? बहुत जोरों शोरों से जब पाने के बाद मिलिएगा। चलिए आगे। अर्ध यही तो सोच, ऐसे सोच वाले बर्बादे कर दे रहे पेंशन आंदोलन को, ठीक है? वृद्धा हो ही न वृद्धा हो तो बच्चों ना नौकरी पाइए का, बाल बच्चे भी तो पाएंगे, तो उनके लिए लड़ोगे, अपने लिए लड़ोगे। अपना पेट भर गया तो बस काम खत्म। कुछ लोग पेंशन वाले जो पा रहे हैं वो यही सोचते हैं कि हम का हमको मिला है, अगली पीढ़ियाँ नहीं आएगी नौकरी में क्या। चलिए कोई नहीं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है पैसाची, सौर सैनी, अर्धमागधी। आप जानते सौर सैनी अपभ्रंश पक्का है ना? आगे चलते। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है? तो भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी मागधी की है, ठीक है? भोजपुरी किसकी है? उसकी है बिहारी हिंदी की, ठीक है? जो मागधी से उत्पन्न हुई है। बाकी अवध, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। कोड ऐसा बता देंगे कि याद हो जाए हमेशा के लिए। भाषा सबसे छोटी इकाई है, लो आ गया वर्ण। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है? ठीक है, अनिश्चयवाचक। मुझे कुछ कहना है, कोई मिल गया। अगर ये उदाहरण याद होगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। अनिश्चयवाचक। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, ठीक है? पढ़ना है, ठीक है? हालांकि लोग हंसाना पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हंसाना मतलब ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भी हंसने लगता है व्यक्ति, और एक हंसने लगता है, दूसरा भी देख के हंस दिया, ठीक है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें भैया तीसरा चौथा दोनों है। आशीर्वाद। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पौधन अन्न, ठीक है? पावन दिया है, पौधन अन्न। अगर पवन होता तो पौधन अन्न हो जाता, ठीक है? हाँ। विद्याभ्यास में कौन सी शब्द है? दीर्घ स्वर संधि। सदगति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है? सदगति ना अच्छी गति, अच्छी तरह की गति, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जब कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो तत्पुरुष समास होता है। कौन सा लिंग पुल्लिंग है? तो आप जानते हैं कि लगन लगती है, मीमांसा की जाती है, आहट होती है, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण होता है, तो क्या होगा? माधुर्य। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आब्र, जीभूत, बारिद, मरकट। मरकट माने बंदर। अंगद रावण संवाद सुनिए कभी, बार बार रावण कहता मरकट, मेघनाथ भी कहता मरकट, ठीक है? वही याद करके कम से कम कर देते, ठीक है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक है? क्या है? सिद्धांतहीनता। हाँ, कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो चश्मा कैसा शब्द है? बताया था, गुलाब और चश्मा फारसी है ना? हाँ, ये फारस से मंगाए गए। नव सहसांग चरित चंपू काव्य के रचनाकार श्री हर्ष जी हैं, ठीक है? भारत का जानते हैं, ये कौन सी रचना है? भारत की राधा, नियम और दंडिका, काव्य दर्श। चलिए हाँ। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? नैषधि चरितम कहा जाता है कि अगर किसी को विद्युतक बुखार चढ़ा हो तो क्या करोगे? नैषधि चरितम पढ़ ले, सारा बुखार उतर जाएगा। शिशुपाल वधम किसकी है? माघ की है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है।
ठीक है। अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। हरि शब्द का सप्तमी, ठीक है, हरीश हरीषु ना, रामे रामयो रामेशु ना, तो हरीषु ऐसे हो जाएगा हरीषु, तो सी वाला हो जाएगा। राम दशरथ के पुत्र थे, संस्कृत का मूल अर्थ मूल है रामा दशरथस्य पुत्रा आसीत् पहला वाला ना, पहला वाला रामा दशरथस्य, दशरथ के पुत्र थे। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूषणम किसका है? राम से क्वेश्चन छोड़ दिए सर। हाँ, सुख दुखात्मको रसा कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद, ठीक है। भरत मुनि ने वाक्य रसात्मकम काव्यम कहा। भामा ने क्या कहा? शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा। तो भैया रामचंद्र गुणचंद ने सुख दुखात्मको रसा कहा। रामचंद्र गुणचंद भाई हैं। समास की अधिकता कहलाती है ओजस्य भूषण। ये कौन सा हो जाएगा? इसके वामन है, हाँ वामन है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य को कहते हैं, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। अलंकार माला के रचयिता थे सुरति मिश्र जी, ठीक है। पद्माकर की रचना जानते हो? पद्माभरण। देव की रचना देवचरित भी है। हाँ, देवचरित देवमाया प्रपंच तमाम है, ठीक है। मतिराम का ललित ललाम ना। चलिए, हाँ मतिराम वाली वो पंक्तियाँ याद है जी सर। हैं? कौन सी पंक्ति? केली के रंग अघारे नहीं, जिनमें ही ललापुनी घात लगाए, ठीक है ना। हे ही हरे जेठी पठाई दिही दुलही सो ना, प्यास लगी कोई पानी दीजो ना, जेठी पठाई कही दुलही सी, हे ही हरे मतिराम बुलाई। याद आ गया होगा पूरा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। कामाध्यात्म की समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई? उर्वशी, ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की है, ठीक है। और इसमें काम और आध्यात्म, इसमें उर्वशी का और किसका? विश्वामित्र का, ठीक है। विश्वामित्र ने क्या किया था? उर्वशी के तपस्या में भंग कर दिया था ना। इंद्र जी जब जानते थे हमारी कुर्सी चली जाएगी, सरकार हमारी गिर जाएगी, तो क्या करते थे? सुंदर स्त्रियों का प्रयोग करते थे और भेज देते थे तपस्या भंग करने के लिए। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और ये सॉल्व पेपर फर्स्ट टेस्ट का सॉल्व पेपर था। अगला टेस्ट अगले महीने की घोषित कर दी जाए। लास्ट छुट्टी जो पड़ेगी, ठीक है, लास्ट छुट्टी जो पड़ेगी 20 तारीख के बाद में कोई अगर छुट्टी पड़ती है तो उसी में कर दिया जाएगा।